या उससे जुड़ने के लिए आवेदन किसी को करना हो, किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की अगर उम्मीद रखनी हो, तो किस तरह से कदम उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एफपीओ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन किए हुए हैं। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे नाबार्ड या एसएफएसी, ये जो दो लीडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो एफपीओ को प्रमोट कर रही हैं। तो अगर आपको एफपीओस के बारे में जानकारी चाहिए या एफपीओस बनाना है तो सारा कुछ वहाँ पर एसएफएसी और नाबार्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहीं आपको आवेदन पत्र, आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कोई भी, सब अवेलेबल है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और एक बार एफपीओ जब आप बनते हैं तो वही टीम जो नाबार्ड की, एसएफएसी की, क्या क्या सुविधाएं एफपीओ के लिए हैं, किस तरह के इंसेंटिव गवर्नमेंट ने, जैसे आपको कुछ इनिशियल इंसेंटिव मिलता है, फिर आप अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम तक एक्टिव हैं तो आपको फर्दर कुछ और इंसेंटिव मिलता है। अभी गवर्नमेंट क्रेडिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी स्कीम पे भी काम कर रही है। किस तरीके से उनका बैंक्स के थ्रू, तो अभी सारे बैंक्स भी एफपीओ के लिए काफ़ी सीरियसली देख रहे हैं किस तरीके से जो उनका फार्मर के साथ कनेक्ट है एफपीओ के थ्रू उसको बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ये फैसिलिटीज़ मिलती है। बट चूँकि ये फार्मर से जुड़े हुए संगठन है तो सभी चीज़ों को बहुत ही मिनिमल लेवल पे रखने की कोशिश की गई है ताकि इजीली फार्मर डॉक्यूमेंटेशन कर पाएँ, इजीली फार्मर्स पूरे प्रोसेस को कर पाएँ। बट चूँकि कंपनी बनानी है तो बेसिक मिनिमम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अवेयरनेस सभी किसानों में और एफपीओज में है। और बहुत सारी कंसोर्शियम ऑफ एफपीओ जैसे कि अभी आपके साथ जुड़े भी हैं, मध्य भारत वाले, वो भी बहुत बड़े लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री जो फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो इनपुट हो, बैंक्स हो, फर्टिलाइज़र हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, सबको एफपीओ का इम्पोर्टेंस और एग्रीगेशन का और कलेक्टिवाइजेशन का पता चल रहा है। तो सभी का एफर्ट्स कलेक्टिवली भी ये है कि इस इकोसिस्टम को हमें आगे बढ़ाना है। तो सब ने अपना अपना एक अवेयरनेस सेंटर एफपीओ के लिए खोला हुआ। जैसे हमारा एफपीओ बिजनेस सेगमेंट है जहाँ पे हम सिर्फ एफपीओ से बात करते हैं, सिर्फ बिजनेस प्रमोशन करते हैं उनका थ्रू डेरिवेटिव्स मार्केट, उनको अवेयरनेस बताते हैं। और चूँकि ये फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हम सीमित नहीं है, डिलीवरीज कैसे होती हैं वो भी बताना है, क्वालिटी का ध्यान कैसे रखना है वो भी बताना है, और फिर ENWR कैसे क्रिएट करना है, उस पर फंडिंग कैसे लेनी है वो भी बताना है, ई मार्केट को कैसे यूज़ करना है वो भी बताना है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं और आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोग्रेस हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे सक्सेस स्टोरीज आती रहेंगी एफपीओस की, मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि किसानों को अगर अकेले इंडिविजुअल कोई काम करेंगे तो वो उतना कर नहीं पाएंगे। अगर कलेक्टिव तरीके से पीओस के जरिए जाएंगे तो चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, इनपुट में, यानी आपके खेती किसानी में जो भी माल आपको जरूरत होगी, चाहे वो मशीनरी, खाद, बीज, बेहतर एडवाइस, सब आपको मिलेंगी। फिर मार्केटिंग साइड से भी पूरी एडवाइस मिलेंगी और फिर आप अपने रिस्क को भी वायदा बाजार के जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए कम कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों का यहाँ पर एफपीओज के जरिए जाने से फायदा होता है। ये किसानों को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस तरह से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हम डिलीवरी सेंटर की अब बात कर रहे थे, जैसा योगेश जी कह रहे थे कि डिलीवरी सेंटर कम है। डिलीवरी सेंटर में दिक्कतें क्या आई है, क्यों डिलीवरी सेंटर्स के नंबर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं कपिल जी? नहीं, ऐसा नहीं है, बढ़ नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो सारे जो भागीदार हैं उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको साथ में लेके हम कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि अगर कोई डिलीवरी देगा तो कोई लेगा, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जो मेजर प्रोडक्शन सेंटर है या मेजर कंजम्पशन सेंटर है उसको हम डिलीवरी बना के रखते हैं, और जैसे जैसे मार्केट के डायनामिक्स चेंज होता है या बायर सेलर जो हमें फीडबैक देते हैं, ऐड भी करते रहते हैं और रिमूव भी करते रहते हैं। बट चूंकि ये वायदा है, ये रेगुलेटेड इकोसिस्टम है, हर चीज़ यहाँ पर रेगुलेटेड है, कोई भी ओपन चीज़ नहीं है। तो हमारे जो वेयर हाउस हैं वो WDRA अप्रूव्ड होने चाहिए, और जो लैब है जहाँ पे टेस्टिंग होती है वो NABL अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए, एग मार्क और फसाई के पैरामीटर फॉलो होने चाहिए, और उसके हिसाब से ही क्वालिटी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इन जो कि हम रेगुलेटेड सिस्टम में हम इग्नोर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से ये वायदा नॉर्मल मार्केट से अपने आप को अलग रखे हुए हैं। जैसे कि बताया कि किसान का रियलाइजेशन बढ़ रहा है, फार्मर की इनकम बढ़ रही है, क्वालिटी की इंप्रूवमेंट हो रही है, नॉलेज बढ़ रही है, तो वो है। बट जैसे जैसे फीडबैक मिलता रहता है हम ऐड करते रहते हैं। बिहार में हमने अभी एक्सपेंड किया है, महाराष्ट्र में भी और सेंटर हम एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं, राजस्थान में हम और सेंटर, गुजरात में और सेंटर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हुआ वायदे का। बट चूँकि वायदा एक नेशनल लेवल मार्केट है और फार्मर हर कॉर्नर में है, कहीं ना कहीं हमें एज एन एक्सचेंज लगता है कि हमें जो नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, वो क्रिएट कैसे करनी है कि आप कैसे वो डिलीवरी सेंटर से दूर रहकर भी ट्रेड कर सकते हो।
ओके। क्योंकि यहाँ पे आपका मेन जो पर्पज़ है वो भाव के जोखिम को कम करना है, आपके प्राइस को लॉक करना है, और भाव अगर गिरता है तो उस नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे करेंसी है, कोई भी डिलीवरी नहीं लेता करेंसी की, सिर्फ प्राइस हेज करते हैं। थोड़ा दूर की बात कर रहा हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं जब फर्स्ट लेवल की अवेयरनेस हो जाएगी तो ये भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी जानकारी की। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सचेंज में डायरेक्ट डिलीवरी करें। देखिए, पर्पज़ है कि मैं अपने भाव को मैनेज कर सकूं, रिस्क को कम कर सकूं, और अपने मटेरियल को डिस्पोज कर सकूं, यानी कि मैं उसको बेच सकूं फिजिकल मार्केट में। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन हम कर सके कि आप भाव यहाँ पे मैनेज कीजिए और डिलीवरी अपने लोकल मार्केट में दीजिए, और जो भी रिस्क है वो उसी तरीके से कवर रहेगा, उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। ENWR एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ENWR एक्सचेंज और एक्सचेंज के बाहर दोनों सिस्टम में क्रिएट किया जा सकता है। तो हमारा जो ENWR वाला ऑपरेशन है, जो NERL है, जो हमारा ये सब दिखता है, अभी वो नॉन एक्सचेंज स्पेस में फार्म लेवल है ENWR पे बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे जगह है जहाँ पर हमारी प्रेजेंस नहीं है एक्सचेंज की, वहाँ पर वेयर हाउसेस, CWC, SWC, स्टेट एजेंसीज जितनी हैं, उनको एक्रेडिट करके फार्मर को बता रहे हैं कि आप अपने गुड्स को सिमिलर प्रोसेस से ENWR में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसका हेज कीजिए, और फिर उसको आप इजीली बेच सकते हो सेम प्रोसेस पे, में अगर एक्सचेंज पर नहीं तो फिजिकल मार्केट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे। तो वो डायरेक्शन पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। कपिल जी, मेरे पास 2-3 सवाल है, छोटे छोटे ही जवाब चाहूंगा आपसे, बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा। अब डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है? मैंने अगर वायदा में कोई पोजीशन बनाई और किसी को सेल करना है, मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ बना दी, किसी को अपना माल बेचना है, तो इसमें जो वेयर हाउस है आपका NCDX जो अप्रूव जो भी वेयर हाउस है, वो कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया होती है? सर देखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट का पहले से डिफाइन होता है कौन कौन से सेंटर है, उस सेंटर पे कौन कौन से वेयर हाउस एक्टिव है वो हम अपनी वेबसाइट पे डाल के रखते हैं। ओके। तो अगर आपको बेचना है, जैसे कि अगर आपको धनिया, गोंडल या कोटा बेचना है, तो आप पहले दिन ही देख सकते हैं कि कितने वेयर हाउस यहाँ पर एक्टिव हैं, और उसमें कितना स्पेस है वो भी हम बताते हैं। अगर आपने बेच दिया, आपको डिलीवरी लगानी है, आप अपने आसपास का जो भी नज़दीकी है वेयर हाउस, उसको ब्लॉक कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम से। अपना मटेरियल आप शेड्यूल के हिसाब से लेके जाएंगे, वहाँ पे उसकी सैम्पलिंग ग्रेडिंग होगी, क्योंकि पैरामीटर हम पहले ही बता चुके होते हैं। फिर लैब का रिपोर्ट आएगा और आपको एक ENWR नंबर जनरेट हो जाएगा आपकी गुड्स के अगेंस्ट में। और उस ENWR से हम लोन भी ले सकते हैं, उस रिसीट से? बिल्कुल, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारे बैंक जुड़े हुए हैं ENWR फंडिंग पे, 25 के लगभग शायद बैंक हैं अभी। तो वहाँ से आपको क्विकली लोन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल कर सकते हैं। ओके। और ऐसे भी कमोडिटीज के लिए आप लोग के डिलीवरी वगैरह की सुविधाएं हैं जिनका वायदा में अभी ट्रेड नहीं हो रहा है? देखिए, जो एक्सचेंज के बाहर ENWR सिस्टम है, उसमें आप कोई भी कमोडिटी डिपॉजिट करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और बैंक की फंडिंग फाइनेंसिंग ले सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अभी एडवाइजरी भी निकाली है सारे बैंक्स को, बैंक एसोसिएशन ने, कि आप ENWR बेस्ड फंडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके। क्वालिटी पैरामीटर बिल्कुल स्टैंडर्डाइज जो आपने स्टैंडर्ड तय कर रखा है आपकी वेबसाइट पे जो दिखता है, वो आप वहाँ पर वेयर हाउसेस में कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इस बात का प्रूफ आप क्या वहाँ पर कोई कैमरा वगैरह लगे रहते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग होती होगी? पूरा प्रोसेस डिफाइन है। पहले तो हम खुद ही बता के रखते हैं फार्मर्स को, FPOs को, कि ये क्वालिटी लेके जानी है आपको। तो देखिए, इतनी अवेयरनेस, अभी बहुत बड़ा अवेयरनेस है, तो उनको पता होता है कि ये क्वालिटी हमारे सिस्टम में जाएगी या नहीं जाएगी। तो फार्मर पहले ही फर्स्ट स्क्रीनिंग फार्म के लेवल पर ही कर लेता है कि इतना मॉइस्चर चाहिए। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, मॉइस्चर मीटर है, उन सब चीज़ों से करके ब्रोकन डैमेज कितना है, फिर वो वहाँ पर लेके आते हैं। वहाँ पर सैम्पलिंग होती है लाइव। उसके बाद जो यूनिफॉर्म सैंपल बनता है वो लैब में जाता है, और रिपोर्ट 2 से 3 दिन में या 4 दिन में, डिपेंड करता है वेयर हाउस कहाँ पर है, लैब कहाँ पर है, जी, वो उनको पता चल जाता है और ग्रेड मिल जाता है। ओके। कविता, ये बहुत अच्छी चीज़ है डिलीवरी की जो प्रक्रिया आप समझेंगे ना। मान लीजिए आप इंडस्ट्री चलाती है, मैं किसान हूँ, मेरे को माल बेचना है, आपको माल खरीदना है, आप जीरा की प्रोसेसिंग करना चाह रही है, मसाला का पाउडर बना के आपको बेचना है, तो मैंने यहाँ पे माल जमा करा लिया एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में, आपको वहाँ से डिलीवरी मिल गई, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आप मेंटेन कर रही हैं, जो बड़ी कंपनी आप चला रही हैं, तो आपको क्वालिटी का माल भी मिल गया। तो क्वालिटी चेक कैसे होता है, इसकी ट्रैकिंग कैसे होती है, कैसे सुनिश्चित होता है कि ये जो क्वालिटी है ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही है? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं वो इंडस्ट्री के कंसल्टेशन में बनाते हैं। हम सारे स्टेक होल्डर्स को लाते हैं, फार्मर को, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, कंज्यूमर, और फिर हम एक फेयर एवरेज क्वालिटी जो सबको एक्सेप्टेबल होती है वो डिसाइड करते हैं। और ब्रॉडर लेवल पे हम FSSAI और एगमार्क को फॉलो करते हैं। तो हमारे सारे पैरामीटर FSSAI के, तो हम गवर्नमेंट के रेगुलेशन को भी ध्यान में रखते हैं और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रख के डिफाइन करते हैं। जब लैब पे जाता है तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट चेकिंग होती है, बिल्कुल, उसके बाद ग्रेड बनती है, और वो ग्रेड हम वेबसाइट पे बना के देते हैं।
आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी उसकी विजिबिलिटी होती है कि किस लोकेशन पे किस कमोडिटी की एवरेज ग्रेड क्या है, और जिसके पास ENWR है उसको पता होता है कि किस पैरामीटर पे पूरा ग्रेड है। अगर लेते टाइम किसी भी बायर को ऐसा कन्फ्यूजन लगता है कि क्वालिटी वो नहीं है जो हमें बोला गया है, उसके लिए भी प्रोविज़न है कि आप रीसैम्पलिंग के लिए या रीटेस्टिंग वो के भेज लिए सकते हैं। आप डाल सकते हैं, जो कि सारे स्टेक होल्डर के साथ मिलके होती है। वेयर हाउस वाला भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, जिसने माल लिया वो भी होता है, उनके सामने लाइव सैम्पलिंग और लाइव टेस्टिंग होती है, और फिर रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पे और मटेरियल। इस रिजल्ट के बारे में एक और प्रहलाद जी से समझ लेते हैं। प्रहलाद जी, आप हिंगोली से आते हैं, हल्दी के डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया आपने देखी होगी, वो पूरी